नमस्कार, मैं केशव भट्टर, जनशक्ति नेटवर्क के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। नेपाल में एक सामान्य सड़क दुर्घटना कितना बड़ा राजनीतिक भूकंप ला सकती है, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सितंबर की 7 तारीख ललितपुर के हरि सिद्धि स्कूल के पास कोशी प्रांत के वित्त मंत्री राम बहादुर मांगर की गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी 11 साल की उषा मांगर सोमवार को टक्कर मारते हुए चली जाती है। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस दृश्य के फैलते ही जनरोष भभक उठता है। पुलिस पहले चुप थी क्योंकि घटना में मंत्री की गाड़ी जुड़ी हुई थी, लेकिन इसका वीडियो वायरल होते ही लोग सड़क पर उतर आए और रास्ते जाम कर दिए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे सामान्य दुर्घटना कहकर टिप्पणी की तो स्थिति और विस्फोटक हो गई। यह केवल एक वीडियो के प्रसार के कारण नहीं था, बल्कि कई वर्षों से जमा कड़वाहट और असंतोष का महाविस्फोट था। भ्रष्टाचार, स्वजन पोषण, बेरोजगारी और अकुशल प्रशासन के खिलाफ जनता, खासकर युवा पीढ़ी झपट पड़ी। 9 दिन के अंदर ही 19 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और अंततः सरकार ढह गई, सिस्टम गिर गया। इस उथल पुथल के समय ओली सरकार एक चरम कदम उठाती है। एक साथ फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित कर देती है। लेकिन यह कदम आग में घी डालने जैसा था। नेपाल के युवा समाज के लिए जो डिजिटल पीढ़ी है, ये महज मनोरंजन का माध्यम नहीं है। ये नौकरी खोजने, राजनीतिक संगठनों में भाग लेने, मत व्यक्त करने और प्रवासी रिश्तेदारों से संपर्क के माध्यम है। इसलिए यह निषेधाज्ञा न केवल उन्हें आभासी रूप से अलग थलग कर देती है, बल्कि मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार के रूप में दिखाई देती है। And by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. कुछ घंटों के अंदर काठमांडू से शुरू होकर पोखरा, विराटनगर, वीरगंज, भुटवल तक लोग गुस्से में सड़क पर उतर आते हैं। शुरुआत में नेतृत्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के छात्रों या ताजा स्नातक युवाओं के हाथों में था, लेकिन बहुत जल्दी ही छात्र संगठन, पेशेवर, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारी भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। नारे केवल निषेधाज्ञा वापस लो नहीं रह जाते, बल्कि बेरोजगारी, स्वजन पोषण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ गुस्से का रूप ले लेते हैं। सरकार आंदोलन दबाने के लिए पुलिस उतारती है, आंसू गैस, रबड़ बुलेट, यहाँ तक कि गोलियां इस्तेमाल की जाती है। 9 दिनों में कम से कम 19 लोग मारे जाते हैं, 300 से अधिक घायल होते हैं। दमन नीति से आंदोलन रुकने के बजाय और विस्फोटक बन जाता है। 9 सितंबर को राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, फिर भी संसद भवन को घेरकर विशाल जनसमुद्र एक ही मांग करता है, ओली का इस्तीफा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल का संकट चर्चा में आ जाता है। भारत, चीन, पाश्चात्य शक्तियां सब कूटनीतिक बयान देते हैं। विदेशी समाचार माध्यम भी घनिष्ठता से कवर करते हैं। देश के अंदर भी राजनीतिक दल अपनी स्थिति बदलने लगते हैं। अंततः अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आंतरिक गुस्से और राजनीतिक तनाव के मारे 12 सितंबर को प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती है, जिनका मुख्य दायित्व मार्च 2026 तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना है। लेकिन संकट का मूल कारण वास्तव में केवल सोशल मीडिया निषेधाज्ञा नहीं था, यह कई दशकों की संरचनात्मक समस्याओं का फल था। नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से मुख्य रूप से रेमिटेंस पर टिकी हुई थी। देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1/3 विदेश में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा भेजे गए पैसे से आता है। 2024-25 वित्तीय वर्ष में लगभग 8 लाख से अधिक लोग विदेश काम करने चले गए, जिनमें अधिकांश खाड़ी देशों में अस्थायी श्रमिक हैं। देश लौटने पर भी इस पैसे का बड़ा हिस्सा उपभोग खर्च में चला जाता है।
उत्पादक क्षेत्रों में निवेश नहीं होता, फलस्वरूप अंदर टिकाऊ नौकरियां नहीं बनती, युवा बेरोजगारी पहले से ही 20% से ऊपर पहुंच चुकी है। राजनीति में भी स्थिरता नहीं है। 2008 में राजतंत्र समाप्त होने के बाद से अब तक 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। सत्ता की लड़ाई और गठबंधन राजनीति के कारण दीर्घकालिक नीतियां कार्यान्वित नहीं हुई है। शासक वर्ग ने अपने बच्चों को राजनीति में उतार दिया। तथाकथित राजनीतिक उत्तराधिकार या नेपोकिड संस्कृति से असंतोष बढ़ा है। भ्रष्टाचार के दमन के उपाय व्यवहारिक रूप से असफल रहे हैं। पारदर्शिता सूचकांक में नेपाल की स्थिति वर्ष दर वर्ष नीचे गिर रही है। इस संदर्भ में डिजिटल बंदी युवाओं की पहचान और भविष्य पर सीधा प्रहार था। उन्होंने इसे अपने सपनों को छीन लेने के रूप में देखा। आंदोलन जल्दी मध्यम वर्ग तक फैल जाता है। राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाने लगती है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, जो हिंदू राजतंत्र वापस लाने की मांग उठा रही है। भारत के हिंदुत्ववादी नेटवर्क भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि युवा पीढ़ी का अधिकांश राजतंत्र के पक्ष में नहीं है। राज्य की विफलता से निराश होकर कुछ लोग इसके बारे में सोचने लगे हैं। भू राजनीतिक दृष्टि से भी नेपाल हमेशा भारत चीन प्रतिद्वंदिता के बीच फंसता रहा है। ओली चीनपंथी थे, जबकि कांग्रेस बहुत अधिक भारतपंथी है। अमेरिकी अनुदान समझौतों को लेकर भी देश विभाजित है। फलस्वरूप संकट केवल आंतरिक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव भयावह है। पर्यटन क्षेत्र, जो विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है, लगभग ढह गया है। सितंबर में ही होटल बुकिंग रद्द होने लगी। सिर्फ काठमांडू के एक बड़े होटल को कुछ 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान लगभग $200 मिलियन के करीब है। दूसरी ओर हर साल 8-9 लाख युवक विदेश काम करने के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। कई लौटकर निराशा और सामाजिक अलगाव में पीड़ित हो रहे हैं। रेमिटेंस अर्थव्यवस्था को चलाए रखता है, लेकिन सम्मान और भविष्य छीन लेता है। भविष्य के संभावित रास्ते कुछ हैं। मार्च 2026 का चुनाव यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होता है तो नई वैध सरकार आ सकती है। अस्थिरता बढ़ी तो सेना हस्तक्षेप कर सकती है। पुराने दल फिर सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन मौलिक परिवर्तन के बिना जन असंतोष थमेगा नहीं। राजतंत्रवादी शक्तियां भी मौका ले सकती हैं। दीर्घकाल में नेपाल को रेमिटेंस निर्भरता कम करके देश में रोजगार सृजन करने होंगे। नागरिकों के मताधिकार की रक्षा करनी होगी। भ्रष्टाचार रोधी संस्थानों को मजबूत करना होगा। मधेश क्षेत्र जैसे वंचित हिस्सों की शिकायतें पूरी करनी होगी, वरना फिर नई पीढ़ी सड़क पर उतरेगी। यह युवा जेन जेड विद्रोह केवल नेपाल तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में 2024 का छात्र आंदोलन, श्रीलंका में 2022 का जन आंदोलन, सब दक्षिण एशिया के युवा समाज को दिखा रहे हैं कि वे निकम्मे और भ्रष्ट शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सम्मान, अवसर और प्रतिरोध की आवाज़ उठाने की ताकत उनकी मांगों के केंद्र में है। राज्य यदि वह देने में विफल रहता है तो वह अपनी डिजिटल सीमा को जनता का चौपाल बना लेंगे। ओली का इस्तीफा वास्तव में समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की चुनाव करवाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन संरचनात्मक समस्याएं न सुलझाई गई तो यह आग नहीं बुझेगी। नेपाल के युवा विद्रोह ने आंखों में उंगली डालकर दिखा दिया कि एक टूटा फूटा विकास मॉडल राज्य की वैधता पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। डिजिटल बंदी स्पार्क थी, चिंगारी थी, लेकिन असली समस्या लंबे समय का भ्रष्टाचार, रेमिटेंस निर्भरता और रोजगार का संकट है। राज्य जब सम्मान, अवसर और आवाज़ उठाने का अधिकार देने में विफल होता है, तभी जन आंदोलन जन्म लेता है। नेपाल आज उस वास्तविकता का सामना कर रहा है, इसलिए यह युवा विद्रोह सिर्फ एक सरकार का पतन नहीं है, बल्कि एक युगांतकारी संकेत है कि यह पीढ़ी अब चुप नहीं रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। अपने सुझाव या विचार कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे ईमेल पर भेज दें। आपका बहुत बहुत आभार।
Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.